हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आपके फिजिक्स में नंबर कटेंगे ही कटेंगे। और अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं वो आज ही आपके तैयार हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जितने भी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं एक ही वीडियो में। यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पूरे चैप्टर का क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो किस किस चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले ध्यान से समझ लीजिए। चैप्टर 1 से 8 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा, चौथा है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव्य, छठवां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, सातवां है प्रत्यावर्ती धारा, आठवां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। इन आठों चैप्टर के जितने भी अतिलघुत्तरीय प्रश्न हैं वो मैं इस वीडियो में आपको आंसर के साथ बताऊंगा। तो भैया कापी और पेन लेकर बैठ जाइए, जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं सबको नोट करते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपको फिजिक्स में टॉपर बनना है तो मेहनत तो करना है, ठीक है। समय भले ही आपके पास कम हो, लेकिन अगर एक ही वीडियो में आपको 1 से लेकर 8 चैप्टर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला भी स्टार्ट करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से, ठीक है। हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अभी कुछ इजी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ आसान से, ठीक है। आगे अभी जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो आपको अच्छे से समझने हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करेंगे वीडियो को तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी क्या लेकर आऊंगा, केमिस्ट्री का भी ऐसे ही वीडियो लेकर आऊंगा, बाकी सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको टाइम से वीडियो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको भैया समझना है तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए। एक कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो हमें क्यों दिया गया है, यानी कि आवेश दिया गया है, कितना दिया गया है, एक कूलाम, ठीक है। तो हम लिख लेंगे एक कूलाम, ठीक है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। अब हमें ये भी पता है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये तो सभी को पता है, आप लोग बच्चे नहीं है, इंटर में पहुंच चुके हैं, ठीक है। हमें निकालना क्या है बताइए, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैंने एक फॉर्मूला आप सभी को बताया था, कितने बच्चों को पता है ये वाला फॉर्मूला, Q इक्वल टू होता है NE, Q इक्वल टू NE। कितने लोगों को पता है, हाथ उठाइए। देखिए हाथ तो आप उठा नहीं सकते, लेकिन कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है, कि कितने बच्चों को पता है। अब देखिए यहां से हमें N निकालना है, तो N इक्वल टू हम क्या कर देंगे, N इक्वल टू ये फॉर्मूला हो जाएगा Q अपान E। क्यों हो जाएगा बताइए, देखिए इधर E गुणा में है, जब इधर जाएगा तो Q के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अब इसी पर वैल्यू रख दीजिए, कुछ है नहीं, एकदम हलवा है, खाकर आप पानी पी लीजिए, काम खत्म, ठीक है। N इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू कितनी है, देखिए एक कूलाम, तो इसके जगह पर 1 रख देंगे, ठीक है। और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, समझना है तो आपको अच्छे से समझना होगा, कॉपी पेन लेकर बैठना होगा, क्योंकि मैं जब समझाता हूं थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए हम 1.6 से 1 को कट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 0.625। देखिए स्टूडेंट, जब आप 1 को 1.6 से भाग देंगे तो इतना आएगा, चाहे आप भाग देकर देख लीजिए। अगर मैं दूंगा तो 28 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं, आप लोग भाग कर लीजिएगा, ठीक है। इंटू देखिए नीचे है 10⁻⁻19, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 10⁻+19 हो जाएगा, ठीक है। बस हमारा इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं। और इसको अगर थोड़ा सा शुद्ध करना चाहे तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसको, इस दशमलव को हम 6 के बाद ले आते हैं तो हमारा हो जाएगा 6.2
0.25, ठीक है, इंटू, अब देखिए हम एक अंक इधर आए हैं तो गुणा किससे होगा, इसमें से एक घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके गुणे हो जाएगा 10 की पावर -1, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर 18 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस हमारा यही आंसर आ गया। देखिए आप लोग लगा सकते हैं, अब ये वाला न्यूमेरिकल आसानी से लगा सकते हैं, कुछ भी आए, 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड देखते हैं। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, ठीक है, तो धीरे धीरे समझिए। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको समझिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, इसको समझिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए तथा इसका संख्यात्मक मान जूल में व्यक्त कीजिए, यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था, परिभाषा पहले समझ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऐसी ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है। अब इसका तो डेफिनेशन आपको याद करना होगा, समझना होगा, राइटिंग थोड़ी अलग है, ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिए। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम ईवी से प्रदर्शित करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है कितनी, जूल में 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, ठीक है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, सिर्फ आपको ध्यान से समझना है। परिभाषा आप समझ लीजिए, परिभाषा में कुछ है नहीं, देखिए परिभाषाएं तो आपको याद करनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है, वह कर दीजिए यहां पर अगर आप चाहें तो, ठीक है, जो किसी इलेक्ट्रॉन से 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित होती है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 × 10 के पावर -19 जूल, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सभी को पता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसको नहीं पढ़ा तो फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। अब क्या आपको पता है इसका परिभाषा और मात्रक? नहीं पता है तो मैं बताऊंगा। देखिए, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, ठीक है, यहां पर लिख दीजिए किसी, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो क्या कहा गया है, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, मान लीजिए किसी विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु स्थित है, उस बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ, तो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को, यानी कि इसके अनुपात को हम उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा बहुत समझना होगा, चैप्टर में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, ई वेक्टर, इसे हम ई से डिनोट करते हैं, ई इक्वल टू होगा एफ वेक्टर अपान क्यू नॉट, ठीक है, अपान क्यू नॉट। अब यहां पर देखिए ध्यान से समझिए थोड़ा सा, देखिए यहां पर एफ क्या है, एफ है परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, और क्यू नॉट का है ये परीक्षण आवेश है। तो इसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और इसी परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। इसका मात्रक भी हम बताएंगे, ठीक है। मात्रक तो सभी को पता, बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए, कमेंट करते चलिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए, तो कमेंट करते रहिए लगातार, ठीक है। इसका मात्रक क्या होगा, एफ है बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, सभी को पता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और प्रति क्यों है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। अब चाहे वो अल्पधन परीक्षण आवेश हो चाहे आवेश हो, मात्रक तो सेम ही होगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है इसको समझिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। 1 माइक्रो कूलाम, ये 1 है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे हैं। इस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब भैया इसको थोड़ा सा समझना होगा आप सभी को, ठीक है। देखिए 1 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम के, देखिए ये आपका है, मान लीजिए 2 आवेश है, ठीक है, एक ये आवेश है, ठीक है, ये 1 माइक्रो कूलाम, इसकी भी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलाम और इसकी भी वैल्यू है 1 माइक्रो कूलाम, दोनों बराबर है परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, जैसे मान लीजिए प्लस है माइनस है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच की दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं 2l से, किससे, 2l से, और 2l की वैल्यू कितनी दी गई है, 2l की वैल्यू है 2 मिलीमीटर, ठीक है, 2 मिलीमीटर,
ठीक है, समझ में आ गया। मैंने सिर्फ 2 लिखा है, आप 2 मिलीमीटर रख दीजिएगा। अब बताइए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। देखिए एक इन दोनों में से किसी एक आवेश को ले लेते हैं और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो एक आवेश हम यहां पर ले लेते हैं, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम। ठीक है, अब माइक्रो कूलाम को आप कूलाम में बदलेंगे तो क्या होगा, माइक्रो है तो 10 की पावर -6 से गुणा हो जाएगा, तो 1 गुणे 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू लिख सकते हैं 10 के पावर -6 कूलाम। ठीक है, ये इतना हो गया, कुछ नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। अब इनके बीच की दूरी को हम 2L से प्रदर्शित करते हैं। 2L की वैल्यू दी गई है 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर। अब इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिए। मिलीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बताइए आप लोग। तो चलिए उसको भी हम कर लेते हैं। देखिए 2 मिलीमीटर है तो 2 मिलीमीटर, क्योंकि 1000 मिलीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से भाग हमें देना होगा, तो ये हो जाएगा 2/1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 3 -3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे प्लस में ऊपर आएगा माइनस में हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको मीटर में लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 के पावर -3 मीटर लिख सकते हैं। अब हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, हमें निकालना है P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका एक फार्मूला होता है वही लगा दीजिए और ये न्यूमेरिकल लगा दीजिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग प्रदर्शित करते हैं P से, और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। Q इंटू 2L। तो भैया आप यहां पर वैल्यू रख दीजिए। देखिए स्लो मोशन में मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो स्लो मोशन में आपके दिमाग में भी फास्ट जाना चाहिए। तो Q है 10 की पावर -6 और 2L की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट, तो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 आपका ऐसे ही रहेगा इंटू 10 की पावर ये -6 है और ये -3 है, दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 10 दी पावर -9। और इसका मात्रक क्या होगा बताइए आप लोग, मात्रक क्या हो जाएगा, फार्मूले से निकालिए। फार्मूला ये होता है, तो Q है आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, L है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। देखिए फार्मूले से आप मात्रक आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब भी आप न्यूमेरिकल लगाए ना तो आप लोग मात्रक साथ में जरूर लिखें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया भाई। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूं ऐसे आपको समझना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन, ये हमारे दूसरे चैप्टर है से है। ठीक है, क्योंकि हम 8 चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक का तो फिनिश हो गया इंपॉर्टेंट, वो तो आपका फिनिश है। ठीक है, आप सेकंड चैप्टर से देखते हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से। तो चैप्टर का नाम ही है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो पहले विद्युत विभव के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो कैसे करेंगे, वैद्युत विभव क्या होता है बताइए आप लोग। देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को कहते हैं। यानी कि किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसके और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभव कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए यहां पर, इसे V से प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस ध्यान से समझिएगा भैया। अब वैद्युत विभव का फार्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या बताया मैंने, देखिए परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो कार्य को हम डिनोट करते हैं W से। ठीक है, तथा परीक्षण आवेश Q0। ठीक है, यही हमारा फार्मूला हो जाएगा विद्युत विभव का। V इक्वल टू हो जाएगा W/Q0। ठीक है, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां से मात्रक निकाल लीजिए आप लोग।
मात्रक निकाल लेंगे, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका बताइए, मात्रक इसका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्यों हो जाएगा, क्योंकि W है कार्य, कार्य का मात्रक जूल, Q है आवेश, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसकी बीमा देखते हैं क्या होगा। अब देखिए इसकी बीमा क्या होगी, बीमा को थोड़ा सा समझिए, इसको समझना है, ठीक है। तो बीमा भैया हम डायरेक्टली लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ML2 T के पावर -3 A के पावर -1, लेकिन हमने तो लिख दिया, लेकिन आएगा कैसे, आप लोगों को पता नहीं होगा तो आप कैसे कर पाएंगे, मान लीजिए भूल जाते हैं तो देखिए B इक्वल टू होता है W/Q0, W/Q0। अब देखिए W की बीमा, कार्य की बीमा होती है ML2 T-2, ठीक है, और Q की बीमा होती है, क्योंकि Q इक्वल टू IT मैंने आपको बताया था, IT, I की बीमा होती है A, T की बीमा T, तो Q की बीमा क्या हो जाएगी AT, ठीक है, AT। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ML2 T के पावर -2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और ये वाला ऊपर जाएगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, A के पावर -1 T के पावर -1। चलिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा ML2, ठीक है, ML2 A के पावर -1, या इस प्रकार से लिख सकते हैं ML2 T के पावर -3। देखिए T -2 है, ये -1 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो T के पावर, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब A के पावर -1 T के पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ML2 T के पावर -3 A के पावर -1, ठीक है, दोनों सही है। तो लिख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये होगी इसकी बीमा, कोई प्रॉब्लम। देखिए जो भी आप समझें उसको डीपली समझें, क्योंकि जो आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको ज्यादा देर तक आप समझ पाएंगे, ठीक है, ज्यादा देर तक आपको पता रहेगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक MeV को जूल में व्यक्त कीजिए। एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए, कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता है, हमें क्या पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है, जूल, ठीक है। अब एक MeV को जूल में व्यक्त करना है तो मेगा है, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा, देखिए हम बाकी तो ऐसे रहने देंगे 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, इंटू अगर मेगा है तो मेगा के स्थान पर हम लिख देंगे 10⁻6 से इसका गुणा हम करवा देंगे, ठीक है, 10⁻6 से गुणा करेंगे, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक MeV इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 है, ये 6 है तो 19 में से 6 जाएगा तो -13 जूल बचेगा, ठीक है, जूल। तो भैया स्टूडेंट ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा एक MeV को हमने जूल में व्यक्त कर दिया। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नोट करते रहिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा, इसमें कुछ है ही नहीं, ये न्यूमेरिकल है छोटा सा, क्योंकि अति लघुत्तरीय प्रश्न मैं बता रहा हूं तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में छोटे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, ठीक है। तो देखिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। तो अभी मैंने विद्युत विभव का फॉर्मूला बताया था, वही यहां पर लगेगा। हमें विभवांतर दिया गया है, अब थोड़ा सा मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। V दिया गया है 50 वोल्ट, देखिए ये दिया गया है, ठीक है। अब आवेश भी दिया गया है हमें Q, ठीक है, Q दिया गया है 2 × 10⁻5 कूलाम, ठीक है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपका दिया गया है। हमें निकालना क्या है, W निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो विद्युत विभव का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर हम एक काम करते हैं, देखिए हमें W निकालना है तो W इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए V और Q का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा V × Q, ठीक है, नो प्रॉब्लम, सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू V की वैल्यू हमें दी गई है 50 वोल्ट इंटू Q की वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻⁻5, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू, देखिए 50 का 2 से गुणा होगा तो ये 100 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, बट थोड़ा और सॉल्व करने को बनता है ना। 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻2 लिख सकते हैं इंटू 10⁻5। अब देखिए -5 है, ये 2 है तो 5 में से 2 चला जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10⁻³ जूल,
देखिए 10 की पावर -5 में से 2 जाएगा तो 10 की पावर -3 बचेगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ भी नहीं एकदम हलवा है, सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। अब चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिर्फ डेफिनेशन आपको याद रखना है। देखिए समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो देखिए क्या है समविभव पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, ठीक है, वह पृष्ठ, यहां पर पृष्ठ कर दीजिएगा, सॉरी ये जिस रहने दीजिए, यहां पर पृष्ठ कर दीजिए। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। यानी कि सिंपल सा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। नाम में ही लिखा है, नाम में ही पता हो गया समविभव। समविभव का मतलब जिसमें विभव समान हो, बराबर हो। ठीक है, तो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। सिंपल सा है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भैया बहुत ज्यादा स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए क्या, संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, यानी कि संधारित्र की धारिता क्या होती है इसको समझाना है। व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ठीक है, तो देखिए किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है। सीधा सीधा परिभाषा में लिख दिया गया है कि उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, अब पहले ये समझिए कि इसको प्रदर्शित किससे करते हैं। तो धारिता को C से प्रदर्शित करते हैं। किससे? C से। ठीक है, तो C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं इन क्वेश्चन को तो पढ़ना ही है, साथ में आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि यही पढ़कर आप बैठ जाइए। ठीक है, तो C इक्वल टू क्या होता है? देखिए किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा C इक्वल टू Q/V। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि संधारित्र की दो प्लेटें होती हैं, दोनों में से किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, मात्रक तो भैया सभी को पता है, मात्रक क्या हो जाएगा? इसका भी 2 मात्रक है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, 2 मात्रक इसका होगा। सबसे पहला मात्रक होगा Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति, V क्या है? विभवांतर। विभवांतर का मात्रक हो जाएगा वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट हो गया, या फैरड भी हम कहते हैं, या फैरड। ठीक है, तो ये दोनों मात्रक हो जाएगा। याद रखिएगा, कूलाम प्रति वोल्ट भी बोलते हैं और फैरड भी हम इसको बोलते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, 1 माइक्रो फैरड इक्वल टू होता है 10 की पावर -6 फैरड। 1 पिको फैरड इक्वल टू होता है 10 की पावर -12 फैरड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको समझिए। 2 संधारित्र जिनकी संधारिताएं क्रमशः 20 माइक्रोफैरड तथा 30 माइक्रोफैरड हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था। यहां पर 2 संधारित्र हैं, एक को मान लेते हैं C1, एक को मान लेते हैं C2। ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है? देखिए जल्दी देखिए, C1 की वैल्यू है आपका, देखिए 20 माइक्रोफैरड, 20 माइक्रोफैरड। C2 की वैल्यू कितनी है? 30 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता, ठीक है, यहां पर लिखिए श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की धारिता का एक फॉर्मूला होता है। स्टूडेंट उसको समझ लीजिए आप लोग। धारिता, इसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, जितना हो आपके पास, 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्र की धारिता का। ठीक है, तो 1/C इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 1/C1 है तो 1/C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए 20 है, ऊपर दिया गया है, प्लस 1/C2 की वैल्यू 30 है। पहले तो इसको हम एलसीएम इसका निकालते हैं। देखिए दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30 और 20, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, आप निकाल कर देख सकते हैं एलएचएस। ठीक है, अब 20 3 60, 3 रकम 3 हो जाएगा, और 30 2 जा 60 और 2 1 जा 2, तो इस प्रकार से हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, सिंपल सा है। तो 1/C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3 और 2 जुड़ जाएंगे 5/60 हो जाएगा।
अब देखिए स्टूडेंट, एक काम करते हैं, इस सी को ऊपर ले जाएंगे, तिरछा गुणा भी हम कर सकते हैं, ठीक है, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सी इक्वल टू, जब सी ऊपर ले जाएंगे तो एक नीचे आएगा, ऐसे इधर भी उलट जाएगा, 60/5 हो जाएगा, ठीक है। कट करेंगे 12, 12 पंचे 60, आपने हिंदी में पहाड़ा देखा होगा, ठीक है। तो सी इक्वल टू हो जाएगा 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आ गया। तो कुछ है नहीं, सब हलवा है, सिर्फ आपको बनाकर खाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सिंपल सा, समझ में आ गया। बस आपको श्रेणी क्रम में फंधारित्र की धारिता का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11 नंबर, इसको थोड़ा सा समझना होगा, थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, ये लघुत्तरीय में भी आ सकता है। एक 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। यानी कि एक 10 माइक्रोफैरड का संधारित्र है, उसके विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया गया है, तो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा। तो हमें धारिता दी गई है C, ठीक है, विभवांतर भी दिया गया, तो C इक्वल टू हमें दिया गया 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, तो इसको फैरड में तो हमें बदलना ही होगा। तो C इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर विभवांतर को 100 वोल्ट से 200 वोल्ट किया जा रहा है, तो V1 कितना था और V2 कितना है, दो विभवांतर होंगे, एक पहले था एक बाद में। तो V1 है 100 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 100 वोल्ट से 200 किया जा रहा है, तो V1 है 100 वोल्ट, V2 है 200 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है, यानी कि डेल यू, ठीक है, डेल यू हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। एक फॉर्मूला होता है डेल यू का, डेल यू इक्वल टू होता है 1/2 C इंटू, यहां पर देखिए V2 स्क्वायर हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर विभव बदल रहा है। वैसे फॉर्मूला तो ये वाला होता है, सभी को पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो विभव दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम V2 माइनस V1 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डेल U इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/2 आपका ऐसे रहेगा, C की वैल्यू ऊपर दी गई है 10 × 10⁻⁻6, ठीक है, और V2 का स्क्वायर कर देंगे, V2 है 200 वोल्ट, 200 का पहले स्क्वायर करेंगे, अब माइनस ये 100 का भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सिंपल सा है। इसको कट कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 5 10, ठीक है। तो डेल यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, अंदर अंदर 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप ही लोग बताइए, 40,000 आ जाएगा, 40,000 माइनस 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए। तो डेल यू इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6। अब देखिए 40,000 में से 10,000 आएगा तो 30,000 बचेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे तो डेल यू इक्वल टू हमारा बचेगा, देखिए क्या होगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 5 × 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू देखिए 30,000 को हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻4 लिख सकते हैं ना, सिंपल सा है। अब डेल यू हमारा हो जाएगा, डेल यू इक्वल टू देखिए 5 का 3 से गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, तो 15 × 10⁻⁻6 है, ये प्लस 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा तो ये -2 बचेगा। आप चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए और आंसर बना दीजिए, लेकिन थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहें अगर आप तो क्या कर सकते हैं, डेल यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं 15। अब देखिए इस 10 की पावर -2 इसको नीचे ले जाएंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 15/100 हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.15, ठीक है, 0.15। तो आप चाहे ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, डेल यू इक्वल टू लिख सकते हैं 0.15 जूल, ठीक है। तो दो प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, दोनों मैंने बता दिया, एक आप ऊपर वाला जो मैंने बताया है और एक नीचे वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे तीसरे चैप्टर से है। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। अब देखिए चैप्टर का नाम विद्युत धारा है, लेकिन न्यूमेरिकल इसमें मैं पहले बताऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए न्यूमेरिकल क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन। तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, यानी कि हमें क्षेत्रफल दिया गया है, एरिया मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, क्षेत्रफल का। इसमें 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब करना क्या है, तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। धारा घनत्व का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, तो पहले जो लिखा दिया गया उसको लिखिए। ए हमें दिया गया है एरिया 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में हमें धारा दी गई है आई, देखिए धारा है 3.2 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर हमें निकालना क्या है, यहां से देखिए हमें निकालना धारा घनत्व तो जे निकालना है। ठीक है, जे निकालना है, तो एक फार्मूला होता है धारा घनत्व का, ये तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, एकदम हलवा है। ठीक है, धारा घनत्व जे इक्वल टू होता है आई अपान ए, क्या होता है आई अपान ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, जे इक्वल टू होता है आई अपान ए। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, जे इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई की वैल्यू है 3.2 अपान ए की वैल्यू है देखिए ऊपर 2 इंटू 10⁻⁶, तो 2 इंटू 10⁻�6 कट कर देंगे, 3.2 को 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 2 जा 32, तो जे इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻, ये -6 से ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा, आई है धारा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। तो सिंपल सा है, नोट कर लीजिए, तो फॉर्मूला पता है, न्यूमेरिकल आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमा लिखिए। भैया विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक तो हम लिख ही सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर समझना है। मात्रक क्या हो जाएगा, पहले मात्रक, तो मात्रक पहले मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे आया। ठीक है, तो मात्रक होता है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर भी इसको लिख सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। ठीक है, लिख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर जी ये आया कैसे, ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो ये तो मेरा काम ये बताना आप लोगों को, ताकि आप लोगों के समझ में आए। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिए रो से, किससे, रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आर ए अपान एल। अब देखिए यहां से आर है, आर क्या है ओम, इसका मतलब हो जाएगा ओम। ठीक है, ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान एल है, एल का मतलब हो जाएगा मीटर लंबाई। ठीक है, तो भैया मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा ओम मीटर, तो ये हमारा मात्रक हो गया। तो समझ में आया कैसे मात्रक आया है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो इक्वल टू आर ए अपान एल होता है। ठीक है, अब यहां से आप बीमा भी निकाल सकते हैं, आर की बीमा लिख दीजिए, ए की बीमा लिख दीजिए और इसकी बीमा लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आया, तो यहां से आप बीमा को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहीं से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए बीमा क्या होगा, आर की बीमा आप लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए ओम मीटर है, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, इसकी बीमा होती है ml2। ठीक है, t के पावर -3 a के पावर -2। ठीक है, अब देखिए मीटर है, मीटर की बीमा होती है l। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ml2 और 1 जुड़ जाएगा, इसके ऊपर 1 मान सकते हैं, तो ml3 t के पावर -3 a के पावर -2। ठीक है, तो ये बीमा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यहां पर हम लिख देंगे बीमा, हेडिंग डाल के लिखेंगे बीमा यानी कि बीमीय सूत्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ml3 t के पावर -3 a के पावर -2। ठीक है, तो ये दोनों बीमा और मात्रक हो गया। ठीक है, बस इतना पूछा जाए तो उतना ही आप लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको डेफिनेशन है, इसको समझना पड़ेगा आपको। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला नहीं, इसका डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं और आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल द्वारा सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी कि क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा हम जोड़ देते हैं तो क्या होता है, तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। जो तार है उसमें विद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, लेकिन सेल के भीतर, ठीक है, सेल के अंदर क्या होगा, जो उसका घोल है, सेल के अंदर क्या होता है, विद्युत अपघट्य होता है घोल, तो उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है।
उल्टा दोनों, ठीक है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में जो घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध या रुकावट होता है उसी को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन समझना पड़ेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किरचॉफ का धारा नियम लिखिए, ठीक है। यानी कि किरचॉफ का धारा नियम क्या है, तो इसको मैं बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि इसको डीपली तो मैंने पढ़ा दिया आपको। किरचॉफ का धारा नियम यानी कि किरचॉफ का पहला नियम क्या है, किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, ठीक है, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि इस किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा जो आई है इसका बीजगणितीय योग, ये क्या है, ये बीजगणितीय योग का चिन्ह है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम धाराओं को लेंगे तो चिन्ह के साथ लेंगे, ठीक है। तो ये किसी दिष्ट धारा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है, धारा का बीजगणितीय योग वो 0 होता है। बस यही किरचॉफ का धारा नियम है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ये हमारे 4th चैप्टर से है, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है पहला क्वेश्चन, वो है लॉरेंज बल। व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, ठीक है। लॉरेंज बल जो होता है, जैसे जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करता है तो उस पर विद्युत बल कार्य करता है, ठीक है। और इसमें लॉरेंज बल में क्या होगा, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में, तो वहां पर लॉरेंज बल वर्क करेगा, ठीक है। देखिए लॉरेंज बल क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल को लॉरेंज बल कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम लॉरेंज फोर्स बोलेंगे, यानी कि लॉरेंज बल बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यदि कोई क्यू आवेश, ठीक है, यदि कोई आवेश क्यू v वेग से, इसका जो वेलोसिटी है v है, तो इस वेग से अगर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला बल जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, देखिए बल को हम F से डिनोट करते हैं तो लॉरेंज बल को भी हम F से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला। यहां पर F क्या है, लॉरेंज बल, Q है आवेश, V है वेग, B है चुंबकीय क्षेत्र और थीटा कोण है, ठीक है। तो यदि कोई आवेश Q V वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति करे तो उस पर कार्य करने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू QVB साइन थीटा, ठीक है। तो ये लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। यानी कि दो समांतर धारावाही तार है, ठीक है, उनके बीच लगने वाले फोर्स का आपको फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होगा, मैंने आपको प्रूव भी करवाया था जब मैं आपको 4th चैप्टर गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व तो पढ़ा रहा था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है F अपान L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने प्रूव भी करवाया था ताकि आगे चलकर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जो म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है वो होता है 2 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, -7। तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू I1 इंटू I2 अपान R, ठीक है। इस प्रकार से भी आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, आपको लेंथ दी गई है, धारा दी गई है, दूरी दी गई है, तो आप फोर्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा दो समांतर धारावाही ऋजुरेखीय तारों के बीच लगने वाले बल का। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक लंबा सीधा तार है, मान लीजिए यही एक तार है जो मैंने यहां पर बनाया है, ठीक है। ये तार है लंबा सीधा, ठीक है, आप सीधा बना दीजिएगा। तो इसमें क्या है, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब आपसे कहा जा रहा है कि इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर,
इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है। इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला इसका होता है। पहले हम जो कुछ दिया गया है न्यूमेरिकल में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है करंट I दिया गया है, धारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 एम्पियर इसको लिख देंगे। अब देखिए हमें R दिया गया है, इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर दिया गया, 10 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, देखिए यहां पर 10 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10/100 कर दीजिए। 10/100 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 × 10⁻²मीटर, ठीक है, मीटर। इस प्रकार से ये आ गया। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, यहां पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है, समझना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है इसका फॉर्मूला होता है B इक्वल टू, यहां पर फॉर्मूला होगा V इक्वल टू μ0/4π इंटू I/R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी पर अब हम अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले को, थोड़ा ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं लेकिन न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पर ही आएंगे, ठीक है। तो μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, याद रखिएगा μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होता है। अगर केवल μ0/2π है तो 2 × 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। इंटू I की वैल्यू है 10 एम्पियर, 10 लिख देंगे। R की वैल्यू है 10 × 10⁻², 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा B इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ है ऊपर, नीचे है 10⁻², इसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻+2 हो जाएगा। यहां से हमारे B की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10⁻⁷ है, ये 2 है, 7 में से 2 जाएगा तो 10⁻⁵ बचेगा। इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला पता है, न्यूमेरिकल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सॉरी 19 नंबर, वो हमारे 5th चैप्टर से है जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि परिभाषा टाइप के, ठीक है। आपसे पूछे जाएंगे, जैसे हो गया दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं, या दिक्पात कोण को परिभाषित कीजिए। तो आपको इसकी परिभाषा सिर्फ लिखनी होगी। तो देखिए दिक्पात कोण पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को, न्यून कर दीजिएगा, न्यून कोण को उस बिंदु, उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक सिंपल सा अगर डेफिनेशन हम कहना चाहें तो भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। दैट्स अ सिंपल डेफिनेशन। अगर आप फिजिक्स की भाषा में देखेंगे तो फिजिक्स इसमें क्या होगा, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। तो 2 तरीके हैं, एक इजी एक थोड़ा सा टफ, ठीक है। तो अगर अतलग उत्तरीय प्रश्नों में आता है और आप ऐसे ही लिख देंगे कि भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं, तो भी आपका राइट रहेगा, ठीक है। नंबर दे दिया जाएगा क्योंकि एक ही नंबर का आएगा अगर, तो इसे हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दिक्पात कोण। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, नति कोण या नमन कोण भी हम इसको बोलते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर है क्वेश्चन कि नति कोण से आप क्या समझते हैं, अगर क्वेश्चन आता है नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो दोनों नाम सेम ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नति कोण क्या होता है, नति कोण वह कोण है जो चुंबकीय यामोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के बीच बने कोण को हम नति कोण कहते हैं, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा रहा था तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे से डीपली समझाया था, तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल सा है, BE का मतलब क्या होगा, B है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, E है आपका अर्थ, E का मतलब क्या होगा, अर्थ, यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर 21 इसको कर दीजिए स्टूडेंट, 20 तो हमने देख लिया, ठीक है। किसी स्थान पर नति कोण पृथ्वी के चुंबकीय
क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्व घटक के बीच संबंध लिखिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि किसी स्थान पर नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्व घटक के बीच संबंध बताइए। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू होता है v/h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके किसके बीच में संबंध का, नति कोण, ये थीटा जो है नति कोण है। ठीक है, v है आपका ऊर्ध्वाधर घटक, h है क्षैतिज घटक, या इसी को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे भी आता है थीटा इक्वल टू, अब ये नति कोण होगा तो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं tan इनवर्स v/h। ठीक है, इस तरह से भी आप इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं, नति कोण। और अब देखिए यहां पर तीनों में संबंध हमने बता दिया, नति कोण, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। देखिए ये थीटा है नति कोण, v है ऊर्ध्वाधर घटक और h है क्षैतिज घटक। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा सभी में संबंध। अगर आप साइड में चाहें तो लिख सकते हैं थीटा क्या है, v क्या है, h क्या है। ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा सा। तो थीटा है आपका नति कोण या नमन कोण भी बोलते हैं, नति कोण। ठीक है, उसके बाद में v क्या है, ऊर्ध्व घटक, ठीक है। h क्या है, क्षैतिज घटक, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, इसको 22 कर दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा नंबरिंग में प्रॉब्लम है। तो 22 नंबर है कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम क्या है, यानी कि व्हाट इज लेंज लॉ। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का ये क्वेश्चन है। देखिए 6 नंबर चैप्टर जो हमारा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन। तो देखिए क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। तो लेंज का नियम तो आपको सिंपली पता ही होगा, हाई स्कूल से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्या है, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आपका E होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यही है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का लेंज का नियम। ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि स्वप्रेरण क्या है। तो नाम से स्पष्ट है स्वप्रेरण। तो देखिए इसका क्या होगा डेफिनेशन, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी कि अगर किसी कुंडली में से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम परिवर्तन करें तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा जो है वो स्वयं उत्पन्न हो जाती है। तो इसी घटना को हम कहेंगे स्वप्रेरण। ठीक है, तो स्टूडेंट स्वप्रेरण समझ में आ गया। आप देखिए इसका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र। ठीक है, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है स्वप्रेरण गुणांक का। ठीक है, तो ये आता है कभी कभी लघुत्तरीय प्रश्नों में। तो इसका हो जाएगा ml2 t के पावर -2 a के पावर -2। ठीक है, ये होता है स्वप्रेरण गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी हमारे इसी चैप्टर से है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से। ठीक है, देखिए एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 3 × 10 के पावर -3 हेनरी है। यदि 0.1 सेकंड में कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए, यानी कि 0 हो जाए, तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यानी कि यहां पर थोड़ा सा आपको समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी इस चैप्टर पर वो पहुंचे भी नहीं होंगे। ठीक है, इस चैप्टर को अभी नहीं पढ़ा, तो ध्यान से समझिए, फॉर्मूले पर ये न्यूमेरिकल है। देखिए एक कुंडली है, इसका स्वप्रेरकत्व 3 × 10⁻³ हेनरी है। ठीक है, अब यदि 0.1 सेकंड यानी कि टाइम है 0.1 सेकंड, इसमें अगर कुंडली की धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर 0 हो जाए तो कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना आपको करनी है। तो सबसे पहले हमें स्वप्रेरकत्व दिया गया है L। ठीक है, इसको हम L से डिनोट करते हैं। L की वैल्यू है 3 × 10⁻³ हेनरी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है L की, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अब देखिए हमें I की वैल्यू क्या दी गई, पहले हम T लिख लेते हैं। ठीक है, डेल T की वैल्यू कितनी है, देखिए बहुत कम समय है, डेल्टा T लिखेंगे 0.1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं, 0.1 सेकंड।
ठीक है। अब देखिए क्या है यहां पर, ध्यान दीजिए, कुंडली में धारा का मान 5 एम्पियर से घटकर शून्य हो जाए, यानी कि अगर हम धारा लिखेंगे डेल आई तो क्या लिखेंगे, 5 एम्पियर से घटकर शून्य हुई है तो पहले हम मिनिमम वैल्यू लिखेंगे 0, फिर मैक्सिमम लिखेंगे 5, ठीक है। अब ये इतना एम्पियर हो जाएगा 0 - 5 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया हमारा डेल्टा एल, डेल्टा आई, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, विद्युत वाहक बल ई की गणना करनी है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उसको समझिए, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ठीक है। विद्युत वाहक बल को हम लोग डिनोट करेंगे ई से। ई इक्वल टू एक फार्मूला होता है किसके लिए, स्वप्रेरकत्व के लिए, -L इंटू डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। ये फार्मूला होता है क्या, किसका, जो आपका विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है। तो इसी फार्मूले पर अब हम रख देंगे वैल्यू, क्या रखेंगे, तो ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ई इक्वल टू, देखिए -L है, L की वैल्यू ऊपर दी गई है 3 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा -3 × 10⁻³ अब देखिए अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा I की वैल्यू है 0 - 5 और अपान 0.1, डेल्टा टी की वैल्यू है 0.1, ठीक है। अब यहां से हम एक काम करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए यहां पर आपका हो जाएगा -3 × 10⁻³ इंटू, अब हम यहां पर क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं -5 अपान 0.1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, E इक्वल टू हम कर देंगे, E इक्वल टू, देखिए -5 का -3 से गुणा होगा, तो माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 × 3 = 15, ठीक है। तो 15 इंटू हो जाएगा 10⁻³ अपान, देखिए 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 1/10 को, या हम 0.1, 1 को 10 से भाग दें तो 0.1 आएगा, या इसी को हम लिखें 10⁻⁻1, क्योंकि नीचे 10⁻1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा E इक्वल टू विद्युत वाहक बल, ये हो जाएगा 15 × 10⁻³ इंटू, देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसी वैल्यू को लिख सकते हैं, E इक्वल टू 15 × 10⁻² वोल्ट। अगर हम लोग चाहे तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, या जैसे हमने उसमें सॉल्व किया था अभी कुछ देर पहले, उस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा 15/10⁻², नीचे जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.15, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। देखिए ये आपका 10⁻² नीचे जाएगा तो 100 रहेगा, 100 को फिर जब हम 15 को डिवाइड करेंगे तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा, जो विद्युत वाहक बल वो हो जाएगा 0.15 वोल्ट, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका ये लग जाएगा न्यूमेरिकल, ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, E इक्वल टू -L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आपका था 24 नंबर न्यूमेरिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जो हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, ये हमारे चैप्टर 7 से है, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान क्या होगा, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है कि आपको दिया गया है, वर्ग माध्य मूल मान दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। आपको विभव का शिखर मान निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग माध्य मूल मान को हम लोग डिनोट करते हैं VRMS से, ठीक है। तो VRMS की वैल्यू हमें दी गई है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट। अब देखिए हमें निकालना क्या है, विभव का शिखर मान निकालना है, तो V0, विभव के शिखर मान को हम V0 से डिनोट करेंगे, या V0। अब देखिए यहां से एक फॉर्मूला होता है, उसी पर हम रख देंगे, इसको निकल आएगा हमारा विभव का शिखर मान, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं V0 से या V0 से, तो V0 इक्वल टू हो जाएगा VRMS इंटू √2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है विभव के शिखर मान का, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसी पर हम रख देंगे वैल्यूज, तो हमारा हो जाएगा V0 इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू है 220, तो 220 हो जाएगा √2, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा विभव का शिखर मान, इसको हम लोग डिनोट करेंगे वोल्ट से, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा,
हमारा ये न्यूमेरिकल जो है सॉल्व हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था इस चैप्टर का। देखिए इसमें न्यूमेरिकल्स और भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा क्योंकि वो लघु उत्तरीय प्रश्नों में आएंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट है, उसको मैं बाद में बता दूंगा। तो ये हमारे 8 चैप्टर से है जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, 8 चैप्टर जो हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है, मैंने बताया था चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक हम पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत क्या है, तो देखिए विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो यही इसका स्रोत है, ठीक है। सिंपल सा एक वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें से वन लाइनर क्वेश्चन ही ज्यादातर आते हैं। 28 नंबर देखिए, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगों का नाम बताइए। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी जो तरंग है, ठीक है, सबसे बड़ी तरंग जो होती है वो रेडियो तरंगें होती हैं, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की जो होती है वो होती है गामा तरंगें, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे बड़ी जो तरंगदैर्घ्य की तरंग है वो रेडियो तरंग है, और सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की जो तरंग है वो गामा तरंगे है, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो 28 क्वेश्चन है वो फिनिश होता है, ठीक है। यानी कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक जो 28 क्वेश्चन मैंने आपको कहा था मैं बताऊंगा, तो वो 28 क्वेश्चन यहीं पर फिनिश होते हैं। अब ये 28 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इनको आप लोगों को तैयार करने जाना VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह केमिस्ट्री का भी वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उनको भी मिल सके, ठीक है। और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।